तो आज हम एक चुनावी जनादेश को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा मकसद ये जानना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि आखिर जनता की आवाज है क्या और ये जो पूरा शासन का तंत्र है ये काम कैसे करता है। और इसके लिए हमने केस स्टडी के तौर पर चुना है मध्य प्रदेश के सिवनी विधानसभा क्षेत्र को, सीट नंबर 115। ये आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक जनादेश को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। 18,418 ये वो फासला था जिससे 2023 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में यही वो सवाल है जिसके जवाब हम ढूंढेंगे। आखिर इतना बड़ा अंतर बना तो बना कैसे? तो इस पूरी पड़ताल का हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे वहां के लोग और जमीन की, फिर आंकड़ों में जो पैटर्न छिपे हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद सुनेंगे शिकायतों की आवाज, यानी जनता क्या चाहती है। फिर एक नजर डालेंगे कि विश्वास बनाने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, और आखिर में इन सब का जो एक ही लक्ष्य है, यानी शासन, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जमीन और वहां के लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार यही लोग तो हैं जो इन चुनावी आंकड़ों को असलियत में बदलते हैं। कहानी की शुरुआत हमेशा जमीन से ही होती है। अब देखिए, सिवनी की जो सामाजिक बुनावट है वो काफी मिलीजुली है। मोटे तौर पर देखें तो लगभग 83% हिंदू आबादी है और करीब 6% मुस्लिम। लेकिन चुनावी गणित के हिसाब से असली खेल कहीं और है। यहाँ का जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समुदाय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी आप मानकर चलिए 10 से 20% के बीच है। अनुसूचित जाति यानी एससी लगभग 11% और ओबीसी तो एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली समूह है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ के ज्यादातर लोगों की जो रोजी रोटी है वो खेती और जंगल से ही चलती है। आप कह सकते हैं कि छोटे किसान और जंगल में काम करने वाले लोग ही सिवनी की असली पहचान है, उसकी आत्मा है। एक और आंकड़ा है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और वो है वोटिंग परसेंटेज। 2018 में यहां वोटिंग हुई थी करीब 65%, लेकिन 2023 में यह गिरकर 61.71% पर आ गई। अब देखिए, वोटिंग में ये जो गिरावट होती है ना, ये अक्सर एक खामोश इशारा होता है, शायद मतदाताओं की नाराजगी का या फिर सिस्टम से उनके मोहभंग का। तो इस जमीनी हकीकत को दिमाग में रखकर अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पुराने चुनावी नतीजे हमें क्या कहानी सुनाते हैं, ताकि हम उन वजहों को समझ सकें जिनसे नतीजों में इतना बड़ा फेरबदल हुआ। अगर हम सिवनी का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो एक खास पैटर्न साफ नजर आता है। 2003 से यहां ज्यादातर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। हाँ, बीच बीच में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, जैसे 2008 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। अब ये दिलचस्प है, 2018 में जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। जीत हार का फासला 1% से भी कम का था। बीजेपी को मिले 47.15% वोट तो कांग्रेस को मिले 46.98%। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये पूरी तस्वीर बिल्कुल पलट गई। जीत का जो फासला था वो बढ़कर करीब 10.5% हो गया। और यही नाटकीय बदलाव, यही हमारे इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी पहेली है। आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, इसका जवाब तो सिर्फ मतदाताओं की आवाज सुनकर ही मिल सकता है। तो सवाल सीधा सा है कि वोटिंग मशीन के बटन से परे लोग असल में चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं। तो जमीन पर कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं? खेती किसानी की बात करें तो एमएसपी का कम होना और सिंचाई की दिक्कतें सबसे ऊपर हैं। आदिवासी अधिकारों के मामले में जमीन से बेदखल होना और एनआरईजीए के पेमेंट में देरी एक बड़ी शिकायत है। और हां, युवाओं के लिए अपने ही इलाके में नौकरियों का न होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वो रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो आखिर में जाकर ये तय करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। देखिए, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी शुरुआत इंसान की गरिमा से होती है, अपने परिवार का पेट पालने की काबिलियत से और अपने भविष्य के बारे में अपनी राय रख पाने की आज़ादी से। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इंसान के आत्मसम्मान का सवाल है। तो ठीक है, हमने समस्याओं को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि एक असरदार रणनीति, एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन कैसा दिख सकता है। राजनीतिक रणनीति को हम एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे। इसको आप चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे या 4 स्तंभ हों।
पहला स्तंभ है चुनावी, यानी हम लड़ किस मुद्दे पर रहे हैं। दूसरा है संगठनात्मक, मतलब जीतने के लिए हमारी तैयारी कैसी है। तीसरा है नैरेटिव, यानी हम अपनी पहचान क्या बना रहे हैं। और चौथा स्तंभ है संसाधन, यानी हमारे पास जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या है। देखिए, कोई भी कामयाब रणनीति जमीन पर मौजूद मौकों को पहचानने से ही शुरू होती है। सिवनी की बात करें तो कुछ मौके साफ नजर आ रहे थे, जैसे कि एक साफ सुथरी छवि वाला मजबूत लोकल कैंडिडेट। ये एक अच्छा मौका था। स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी उसे भी भुनाया जा सकता था। और ये भी कि लंबे वक्त से एक ही पार्टी के राज से शायद वोटरों में एक तरह की थकान आ गई हो। लेकिन जाहिर है, जहां मौके होते हैं वहां चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी संगठन की कमजोरी, खासकर जब सामने वाली पार्टी का कैडर इतना मजबूत हो। फिर पैसों की कमी, यानी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और जाहिर है, बीजेपी की जो जमीनी मशीनरी है और उनके जो जातिगत समीकरण हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती थे। तो सवाल यह है कि ये सारी रणनीति एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान में कैसे बदलती है। इसका जवाब है एक 90 दिन की योजना में। पहले 60 दिन लोगों को साथ लाने और उनकी बात सुनने के लिए, मतलब उनकी शिकायतें क्या हैं ये जानना। फिर अगले 30 दिन अपनी बात को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आखिरी के जो 29 दिन हैं वो सिर्फ एक काम के लिए, वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और हां, इस पूरे काम में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, विश्वास, ट्रस्ट। ये राजनीति की सबसे कीमती करेंसी है। और ये विश्वास तभी कमाया जा सकता है जब आप लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करें। किसी भी वोटर की कोई भी जानकारी उसकी साफ इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण को समेटते हैं। चुनावी दांवपेच से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस पूरी राजनीतिक कवायद का आखिरी मकसद क्या है, और वो है प्रभावी शासन। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, चुनाव किसी एक इंसान या चेहरे का नहीं होता। असल में ये शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग की एक बहुत गहरी एक्सरसाइज है। लोगों का हर एक वोट, उनकी हर शिकायत, हर उम्मीद, ये सब एक डेटा पॉइंट है जो बेहतर नीतियां बनाने में हमारी मदद करता है। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या लोगों की शिकायतों को, जो कि मेरे हिसाब से सबसे जरूरी डेटा है, क्या उसे एक ऐसे जनादेश में बदला जा सकता है जो सच में बदलाव लाए? और इस सवाल का जो भी जवाब होगा वही हमारे देश की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा।